अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वर्ल्ड बेस्ट नावल पे आप सबका वेलकम है। फ्रेंड्स, इश्क यारम नावल आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि नावल है ही बहुत प्यारा और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। तो प्लीज़ आप लोग नावल को सुनिएगा और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज हम इश्क यारम की सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो बिना आगे पीछे देखे सीधा शादी वाले घर में दाखिल हो चुके थे। हाल को सुर्ख गुलाब के फूलों से सजाया गया था, जबकि हर तरफ लाइटिंग की गई थी। बेशक इस जगह की खूबसूरती बेमिसाल थी। यारम को इस माहौल से नफरत हो रही थी। एक मासूम सी लड़की को तबाह और बर्बाद करके कैसे ये शख्स अपनी शादी के शामियाने सजाए बैठा था। वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, सामने ही एक आदमी बैठा, हाथ में सिगार पकड़े हुए मेहमानों से महज गुफ्तगू था। हिजर तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इस शख्स का गिरेबान पकड़ चुका था। बेटा, कहाँ है तुम्हारा? तुम कौन हो? इस तरह से बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए हो और मेरे बेटे से तुम्हें क्या काम है? वो शख्स इंतहाई गुस्से से उसे पूछने लगा। जब हीज़र ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लेते हुए उसके पेट के साथ दबाई। पहले मरना चाहोगे या अपने बेटे का बताओगे? हीज़र ने फालतू बात करने से बेहतर मौजू पर आना समझा। जब उस शख्स ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, वो यारम को एक नज़र देख सकता खुद सीढ़ियाँ फैलांगते ऊपर चला गया, और उसके साथ ही यारम भी उन्हें सीढ़ियों से तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा। कौन है ये लोग? इस तरह से हमारे घर में कैसे आ गए हैं? और ये इस तरह से हमारे बेटे का पता क्यों पूछ रहे थे? आपने क्यों बताया कि वो ऊपर है? उनके पास पिस्तौल थी, वो कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस को फ़ोन करो। उन्होंने बेगम की बातों का जवाब देने से पहले नौकर को हुक्म देना बेहतर समझा। कौन हो तुम लोग? इस तरह से मेरे कमरे में कैसे घुसे? वो अचानक किसी को पिस्तौल लिए सामने देखकर बौखलाया और तेज़ी से अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले हिज़र ने उसका इरादा भांपते हुए उस कुर्सी पर बिठा दिया था। यही तो बताने आए हैं तुम्हें कि कौन है हम। हिज़र ने कहते हुए यारम को देखा, जो पुरसकून सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। आंखों में इस कदर गुस्सा था कि हिज़र को यकीन था ये लड़का आज उसके कहर का निशाना ज़रूर बनेगा। हिज़र भी ज़्यादा देर उसके शिकार के पास नहीं रहा था। वो पीछे हटा तो यारम ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। जिस लड़की को 6 दिन पहले यूनिवर्सिटी में तेज़ाब चलाया है तुमने, उसके भाई हैं हम। क्या समझ के रखा था कि बेआसरा है, बेसहारा है, वो माँ बाप सर पर नहीं है, एक हॉस्टल में रहती है, तो तुम्हारे खेल का सामान बन गई है और तुम जैसे अमीरज़ादे उसका फ़ायदा उठा सकोगे? उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करके कितनी आसानी से शादी कर रहे हो तुम। एक बार भी तुम्हें ख़याल आया कि तुमने उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? पिछले 6 दिन से किस अज़ियत में है, जानते भी हो तुम। एक पल के लिए भी सुकून हासिल नहीं उसको, पल पल तड़प रही है वो, और अब तुम तड़पोगे यारम। एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए धाड़ा था। लेकिन हम तुम्हें इस लड़की की तकलीफ़ का एहसास नहीं दिलाओ, क्योंकि अब तुम भी वही तकलीफ़ सहोगे। वो दर्द जो वो लड़की पीछे 6 दिन से रात दिन सहती है, वही दर्द अब तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। उस लड़की के एक छोटे से इनकार को तुम लोग अना का मसला बना लेते हो ना। आज तुम्हारी अना भी इस तेज़ाब की आग में जल कर मर जाएगी। यारम ने एक छोटी सी शीशे की बोतल उसके सामने करते हुए ढक्कन खोला तो वह तड़प उठा। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। वो चीखने लगा, लेकिन यारम को उस पर रहम नहीं आया था। हिजर, दरवाज़ा खोल दो। उसकी चीखों की आवाज़ बाहर तक जानी चाहिए। उसके हुक्म पर हिजर ने दरवाज़ा खोल दिया और इसके बाद ड्योल ने अपना काम किया। उसकी चीखों पुकार में उसे उस लड़की की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, जो न जाने कितने वक्त से उसकी तकलीफ़ को सह रही थी। उसने ढक्कन खोल कर उसमें मौजूद तेज़ाब उसके चेहरे पर फेंका तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हुआ। तेज़ाब की खाली बोतल से छिलका तेज़ाब ड्योल के हाथ पर गिरा, लेकिन इस वक्त उसे परवाह नहीं थी। उसकी चीखों पुकार इतनी बुलंद थी कि साउंड प्रूफ रूम के खोले दरवाजे से आवाज़ बाहर तक जा रही थी, और यही चीखों पुकार सुनकर उसके माँ बाप तेज़ी से कमरे की जानिब भागे थे, जहाँ वो अपने बेटे का झुलसा हुआ चेहरा देखकर तड़प उठे। उसका बाप तेज़ी से आगे बढ़ा और उस पर पानी फेंकना चाहा, जब हिजर ने उसे पकड़कर दूर फेंका। इतना भी मत तड़पिए जस्टिस साहब, ये आपकी ही गलतियों की सज़ा है जो आपके बेटे को मिल रही है। क्या परवरिश की है आपने अपनी औलाद की? ये जो आज
जो आज तकलीफ़ आपका बेटा बर्दाश्त कर रहा है, वही तकलीफ़ 6 दिन से एक लड़की भी बर्दाश्त कर रही है। क्या सोचा था इसने कि ये जो चाहेगा वो करेगा और इसका बाप इसे बचा लेगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये केस आपकी नहीं बल्कि ड्योल की अदालत में आया है और ड्योल की अदालत में किसी के बाप की औलाद नहीं देखी जाती। यारम कहते हुए एक बार फिर से उसकी तरफ देखे जो दर्द से बेहोश हो चुका था। जाएँ अस्पताल ले जाएँ, अगर जान बच गई तो खुशकिस्मती मत समझिएगा, क्योंकि आपसे आपका बेटा वही ज़िंदगी जिएगा जो वो लड़की जिएगी। यारम ने कहते हुए हिजर को चलने का इशारा किया तो जस्टिस साहब की बीवी वहीं बैठकर बुरी तरह भड़कने लगी, जबकि जस्टिस साहब अपनी बेपरवाहियों के नतीजे पर बेहद शर्मिंदा थे। रूह यारम को लेकर मैंने तुम्हें बताया ना, यारम को आने में रुख यार आराम कर लो, मैंने तुम्हें बताया ना यारम को आने में वक्त लगेगा, तुम सो जाओ वरना वो आकर मुझ पर गुस्सा होगा। लैला उसके पास बैठी कब से सोने के लिए कह रही थी, लेकिन रूह उसकी बात नहीं मान रही थी। नहीं लाला, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, तुम यारम को फ़ोन करो ना, उनसे पूछो वो ठीक तो हैं। रूह, तुम जानती हो ना वो इस वक्त फ़ोन नहीं उठाता, वो इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ है। मैंने हिजर को भी 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम आराम करो, वो जैसे आएंगे मैं तुम्हें उठा दूँगी, फिर तुम आराम से उनके साथ चली जाना। नींद की दवाई खाने के बाद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका दिल बेचैन था। यारम रोज़ वक्त पर आ जाता था और उसे अपने साथ ले जाता था। अगर किसी दिन लेट हो जाए तो लैला उसे दवाई वगैरह खिला देती थी, लेकिन आज तो वो बहुत लेट हो गया था। 11 बज रहे थे और यारम की वापसी की कोई आसार नहीं थे। लैला कब से इसकी मिन्नतें करके थक चुकी थी, लेकिन वो बेड पर लेटने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि बेड पर बैठते ही उसे नींद आ जाएगी और यारम को उसका यूँ इंतज़ार करना पसंद है। जबकि उसकी बेचैनी नोट करते हुए शोनो भी बार बार मेन गेट तक जाता और फिर मायूसी से वापस लौट आता। यारम, तुम्हारा हाथ तो अच्छा है, इस हाथ जल गया है, तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था। वो इसका बाजू देखते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिजर, बस गुस्से में ध्यान नहीं रहा। और खैर तुम इस पर कोई पट्टी वगैरह बांध दो ताकि रूह को नज़र न आए। वो हिजर को देखते हुए कहने लगा तो हिजर ने फ़ौरन ना में सर हिलाया। तुम्हें अस्पताल चलना चाहिए, तेज़ाब से अंदर की हड्डी तक जल जाती है। वो तो शुक्र है कि तुम्हें सिर्फ टच हुआ है, अगर नहीं वरना शायद तुम हमारे लिए मुश्किल बन जाती। वैसे तुम्हें यकीन है कि जस्टिस साहब पुलिस में हमारा नाम नहीं लेंगे? मेरा मतलब है उन्होंने हमारा चेहरा देखा है। गाड़ी अस्पताल के रास्ते डालते हुए हिजर ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है, उसकी ज़िंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। हाँ, शायद अपने फ़र्ज़ की खातिर अपने बच्चों पर ध्यान देना भूल गया है, तभी तो उसके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया। बाप की बेध्यानी और माँ की तरफ से मिलने वाली आज़ादी से बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर ऐसे बच्चों का यही अंजाम होता है। उन लोगों को लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें, कोई हमें कुछ कहने का हक़ नहीं रखता, लेकिन ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ने हम जैसे लोगों को बनाया। हिजर ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकी तो यारम ने एक नज़र उसको देखा, जिसे यकीन था कि वो अब उसकी बात नहीं मानेगा। यारम, प्लीज़ बिना कुछ कहे अंदर चलो, तुम्हारे हाथ में काफ़ी गहरी चोट लगी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। और वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। लाला भी कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। रूह परेशान हो रही होगी, मेरे लिए ना सही लेकिन अपनी रूह के लिए तो तुम इतना कर सकते हो। हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसे यकीन हो कि अब यारम इनकार नहीं करेगा, और उसने इनकार नहीं किया था। अब बस एक हाथ से आने का इशारा किया था उसे और ख़ुद अस्पताल के अंदर चला गया था। गाड़ी घर के बाहर रोकी तो शोनू ने भौंकने की आवाज़ें शुरू कर दी। रूह भी तेज़ी से उसके पास आते हुए उसके सीने से लगी। वह हैरान हुआ था कि वो अभी तक जाग क्यों रही थी। ये इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी गुस्सा उसे रूह पर नहीं बल्कि लैला पर आया था, जो इसके आते ही अपनी सफाई देने लगी। जोहल, मैंने इसकी विनती की कि प्लीज़ हो जाओ, तुमने मेडिसिन ली है, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं मानी और तुम्हारा इंतज़ार करती रही। यहाँ यारम, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप कहाँ गए थे? ये मुझे ज़बरदस्ती सोने का बोल रही थी। मैंने इसे बताया अभी कि आपको अच्छा लगता है मेरा जाकर आपका इंतज़ार करना, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। लैला, जो अपनी जान बचाने के लिए उसकी शिकायत लगा रही थी, उसकी शिकायत पर उसका मुँह खुल गया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हम अभी घर चल रहे हैं। उसने शोनो को इशारा किया तो वो उसके इशारे को समझते ही फ़ौरन गाड़ी में बैठने के लिए चलने लगा, तो दरवाज़ा हिजर ने उसकी मदद करते हुए खोल दिया। एक अलविदाई नज़र हिजर की तरफ देखा और रूह को चलने के लिए कहा। जब रूह की नज़र उसके हाथ पर पड़ी, यारम आपको चोट लगी गई, क्या हुआ आपको? वो बेचैन हो गई थी। यारम ने बस नफी में सर हिलाते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला और थोड़ी देर में उनकी गाड़ी हिजर के घर से निकल चुकी थी। क्या बात है हिजर, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं नोट कर रही हूँ जब से तुम आए हो, तुम तब से मुझे कुछ उलझे लगते रहे हो। सब कुछ ठीक तो है? लैला ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है लैला, बस मैं एक बात को सोच रहा, थोड़ा परेशान था। वो लैला के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे अंदर ले जाने लगा, तो लैला भी उसके साथ अंदर दाखिल हुई। कौन सी बात तुम्हें बेचैन कर रही है? मुझे तो बताओ, तुम हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं।
तुमने नोट किया है लैला, रूह अब पहले की तरह नहीं रही है। अब वो यारम के बगैर नहीं रह सकती। अब वो यारम को बेहद चाहती है। बस मैं सोच रहा था कि आज काम के दौरान यारम को चोट लग गई, कल कुछ भी हो सकता है, और अगर यारम को कुछ हो गया तो रूह का क्या होगा? क्या रूह उसके बगैर जी पाएगी? वो अपनी बेचैनी उसे बताते हुए परेशान लग रहा था। अल्लाह रूह से बहुत प्यार करता है इज़र, वो कभी रूह को यूं तनहा नहीं करेगा। रूह और यारम तो एक दूसरे के लिए तोहफ़ा हैं और तोहफ़े कभी छीने नहीं जाते। लैला ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसके बाद पर हिजर भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी। यारम बताएं ना मुझे, आपके हाथ पर क्या हुआ है? ये इतनी बड़ी चोट कैसे लगी आपको? उसके हाथ को देखते हुए वो बस रोने को तैयार थी। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। उसकी बेचैनी देखते हुए यारम ने मोहब्बत से उसके माथे को चूमा। इतनी बड़ी चोट लगी है और आप कह रही हैं कि दर्द नहीं हो रहा? यकीनन दर्द हो रहा होगा, आप झूठ बोल रही हैं। यारम, अल्लाह झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। प्लीज़ बताएं ना मुझे क्या हुआ है? आपको कैसे लगी ये चोट? आपको ये चोट? वो फिर से पूछने लगी। अच्छा छोड़ो उसको, ये बताओ आइसक्रीम कौन सी खाओगी? सामने आइसक्रीम पार्लर एक शॉप देखते हुए उसने पूछा उससे। कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपके हाथ पर ये चोट कैसे लगी है। वो ज़िद हो गई। मतलब कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। यारम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए जवाब मांगा। कभी कभार चॉकलेट भी खा लिया करो यार, वो भी बुरी नहीं होती। वैसे भी मेरी जान दवाइयाँ खा खा के अपना मुँह कड़वा कर चुकी है। अब आइसक्रीम तो बनती है, यही बैठो मैं अभी लेकर आया। यारम, पहले बताएं ये चोट आपको कैसे लगी? बस ज़रूर जिस चीज़ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं। वो ज़रा सख्ती से कहता हुआ गाड़ी से निकला। शोनों के लिए भी लाइएगा। उसे गाड़ी से निकलते देखकर रूह ने याद करवाया। अब ये तो क्लियर था कि वहाँ से कुछ नहीं बताने वाला। वो फिर सख्ती भी ला रहा था और आइसक्रीम भी ज़बरदस्ती खिलाएगा तो बेहतर था कि वो फ़ायदा उठा लेती। रूह, क्या तुम ऑस्ट्रेलियन कुत्ते को आइसक्रीम भी खिलाओगी? यारम कहाँ का अपनी हैरानी को छुपाने की कोशिश करता। रूह ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे इस कुत्ते को लेकर झटके देती थी। हाँ तो अब क्या हम खाएंगे और हमारा मुंह देखेगा? ये इसके लिए ज़रूर लाइएगा, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। वो मुंह बनाए फुल नखरे दिखाने के मूड में थी। यारम सर हिलाता वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वापस आया तो उसके हाथ में शोनों के लिए एक अलग कप था, जो कि रूह ने एक अच्छी मम्मा की तरह पहले शोनों को ही दिया। और यारम की हैरत इंतहा की हद यहाँ ख़त्म हुई थी कि जब उसने अपनी बीवी के उस बेटे को आइसक्रीम के साथ मुकम्मल साफ़ करते देखा। और अब उसने सीरियस होकर सोचा था कि इससे पहले कि वो इस कुत्ते को इसका बच्चा बना दे, उसे अपनी औलाद के लिए कोई कदम उठाना होगा। रूह अब उसकी मामा बन चुकी थी, लेकिन वो उसका बाप नहीं बन सकता था। रूह बेबी, आज तुम सो क्यों नहीं रही? मुझे नींद नहीं आ रही यारम। और ये नींद कैसे आएगी? उसने दिलचस्पी से पूछा। कोई अच्छी सी फिल्म देख सकते हैं, उसने आइडिया दिया। बहुत बुरा आइडिया है जाने मान, क्योंकि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है। यारम ने उसके आइडिया पर नज़रसानी किए बगैर अपना फैसला सुनाया तो वो मुंह बना गई। कैसे बोरिंग इंसान है आप! मजाल है जो ज़रा से अपने खोल से बाहर निकलें। हर वक्त इतनी सीरियल शक्ल बना के रखते हैं आप। तो डिम्पल बेचारा भी सोचता होगा कि किसके माथे लग गया हूँ। सॉरी, मत्थे नहीं गाल। वो अपनी बात की दुरुस्तगी करते हुए बोली, जिस पर यारम ज़रा सा मुस्कुराया था। रूह को फिर से उसके डिम्पल पर चोट करने का मौका मिल गया। लो जी, शुरू हो गई फिर से नुमाइश। या अल्लाह, मुझे एक प्यारा सा बच्चा दे जिसके गाल पे ऐसे ही डिम्पल हो और वो दिल खोल कर मुस्कुराता हो, उनकी तरह कंजूस ना हो। वो दिल से दुआ करते हुए आसमान की जानिब देखने लगी। या अल्लाह, मुझे एक प्यारा सा बच्चा दिखता कि उस कुत्ते को सोनों को औलाद ना बनाना पड़े। और हाँ प्यारे अल्लाह, मेरी बीवी बहुत मासूम और झल्ली है, इसकी बात मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें कोई डिम्पल वाला बच्चा नहीं चाहिए। हमारे घर में एक ही डिम्पल वाला इंसान काफ़ी है। वो इसके अंदाज में शरारत से दुआ मांगने लगा, जिस पर वो उसे घूर कर देखने लगी। नहीं अल्लाह जी, उनकी बात मत सुनिएगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे डिम्पल वाला बच्चा चाहिए, वो भी उनसे ज़्यादा खूबसूरत, ताकि फिर ये उससे जल जल कर सड़ जाए। और हाँ, मेरा बच्चा तो होना चाहिए, हर वक्त मुस्कुराता रहे और हर वक्त उसका डिम्पल में चमकता रहे। वो ख्यालों की दुनिया में अपने बच्चे के नकोश में खोई हुई थी, जबकि यारम उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देख रहा था। हाँ हाँ बेबी, पहुँच गई तुम्हारी दुआ अल्लाह के पास, और अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाहिशनामा सुन भी लिया। और अब सो जाओ। यारम ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालते हुए कहा। ओफ यारम, सुकून से दुआ भी नहीं मांगने देना मुझे, बस हर वक्त लड़ते ही रहा करें। वो बेड पर लेटते हुए मुंह बसूरे बोली, इतनी दुआएं तो मांग चुकी हो, मुझे भी तो मांग मांग कर हासिल किया है। अब क्या ये डिम्पल वाले बेबी की दुआ आज रात पूरी भी करवानी है? चलो जल्दी से सो जाओ, बहुत वक्त गुजर चुका है। वो उसके ऊपर कंबल ठीक करते हुए उसे ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहा था। चलो जल्दी से सो जाओ, बहुत वक्त गुजर चुका है। वो उसके ऊपर कंबल ठीक करते हुए उसे ज़बरदस्ती
सुलाने की कोशिश कर रहा था। आप आपसे अच्छा तो मेरा सोनू है, कम से कम मुझे ज़बरदस्ती सोने पर मजबूर तो नहीं करता। बस एक बार ठीक हो जाओ, मैं फिर देखिएगा आप मिन्नतें करेंगे, मेरी रूह जागती रहो, तब मैं भी सोते रहूँगी। वो धमकी देने वाले अंदाज में बोली। डार्लिंग तुम बस एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर जो मैं करूँगा तुम्हारे साथ वो तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। इस बीमारी में जितना तंग तुमने मुझे किया है ना, इन सब का मैं हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तुम सो जाओ, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। कल का सारा दिन तुम्हारे नाम कहीं नहीं जाऊँगा मैं। उसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से बोला तो रूह ने एक बार फिर से उसे घूरा। कोई एहसान नहीं कर रहे आप मुझ पर, जानती हूँ मैं, कल आप नहीं जाएंगे ऑफिस क्योंकि कल संडे है। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरे रोकने पर रोक रहे हो। वो कंबल ठीक करती उसे मजीद लड़ने का इरादा तुर्क कर चुकी थी, जबकि उसके अंदाज पर यारम भी मुस्कुराते हुए उसका सर ज़बरदस्ती अपने सीने पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा। यारम की आंख खुली तो वो उसके बिल्कुल पास उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर एक दहा की मासूमियत थी जिस पर यारम को बेपनाह प्यार आ रहा था, और उसे अपने इस हद तक प्यार देकर उसके दिल में ख्वाहिशात और जज्बात का समंदर उठ रहा था। वो अपने जज्बात पर लगाम खींचता उसके करीब से उठने लगा कि रूह ने अपना सर मजीद उसके सीने में छुपाते हुए उसे अपने करीब से उठने ना दिया। ऐसी हरकत वो कभी भी होश में नहीं कर सकती थी, यकीनन वो सो रही होगी। यारम ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा, वो गहरी नींद में थी। यारम ने उसका हाथ अपने सीने से हटाया तो उसे अपने करीब से उठते पाकर रूह ने अपना हाथ उसके गर्द फैला लिया। वो यारम के लिए एक इम्तिहान बन रही थी। अब यारम के लिए जाना मज़ीद मुश्किल हो गया था। वो जीना उससे दूर रहने की कोशिश करता था, जितना वो उसे उतना ही अपनी जानिब खींचती थी। उसने मुश्किल से रूह का फैला हुआ बाजू उठाते हुए उसका सर तकिया पर रखा, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम ख़त्म करके उसके करीब से उठता, रूह की आंख खुल गई। उसे खुद पर झुके पाकर जहाँ उसकी निगाहें झुकने लगी थीं, वहीं उसकी शर्म और हया पहले दिन की तरह बरकरार उसे रूह से दूर होने नहीं दे रही थी। उसका अपना दिल बेईमान होने लगा था। उसने नरमी से रूह की आंखों को अपने लबों से छुआ तो उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट फूलों की तरह खिली थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। यारम उसके माथे पर मोहर जब्त करता अपने जज्बात पर वहीं लगाम खींचकर उसके करीब से उठ खड़ा हुआ, जबकि रूह उसे इस तरह से खुद से दूर ज़्यादा देखकर उदास हो गई। वो जानती थी कि वो इसके करीब नहीं आ सकता, लेकिन वो यूँ दूर चला जाएगा ये रूह को अंदाज़ा नहीं था। वो नहाकर बाहर निकला तो रूह अभी बैठे बेड पर बेयकीनी से उसे देख रही थी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? वो बेचैन हुआ था। नहीं यार, मैं ठीक नहीं हूँ, आप मुझे यूँ छोड़कर चले गए, आप मुझसे दूर जा रही हैं। उसकी आंखें नम होने लगी। नहीं मेरा बच्चा, मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ, यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। वो उसके बिल्कुल करीब बैठे हुए रूह के गिर्द बाजू फैलाते उसके सीने पर सर रख गई। नहीं यारम, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, आप मुझसे दूर जा रही हैं। आप मेरे पास नहीं आते, पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करते, और अगर कभी आ भी जाएं तो मुझसे दूर चले जाते हैं। यार ये सब कुछ कब तक चलेगा? मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। दूर तो तुमसे मैं भी नहीं रहना चाहता रूह, लेकिन ये मजबूरी है। जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन आपसे दूर रहकर मैं फिर बीमार हो जाऊंगी। मुझसे दूर मत जाया करें। वो उसके सीने पर सर रखे अपने दिल की कैफियत बयान कर रही थी। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। खैर ये सब बातें छोड़ दो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपनी जान के लिए नाश्ता बनाता हूँ। और फिर तो आज का सारा दिन तुम्हारे नाम है। शाम को बारबेक्यू पार्टी करेंगे, तुम्हारे मामू और ममानी को भी बुला लेंगे, और तुम अपने भाई और भाभी को फ़ोन करके तुम खुद बुला लो। बाकी अपना इंस्पेक्टर तो बिन बुलाया मेहमान है, वो अपनी फैमिली को लिए खुद आ जाएगी, बस उसके कान तक खबर पहुंचने की देर है। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रखता उसके करीब से उठा, जबकि रूह भी उसकी मजबूरी को समझते हुए फ्रेश होने जा चुकी थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो यारम नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा चुका था। ये रहा मेरी जान का हल्का फुल्का सा नाश्ता। लंच भी हल्का फुल्का ही करेंगे क्योंकि आज का डिनर मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए स्पेशल होगा, जो कि उसका हस्बैंड अपने खुद अपने हाथों से बनाएगा। तो आज हम सारा दिन हल्का फुल्का खाएंगे ताकि रात को पेट भर कर खाएं, और रात को पेट भर कर खाने के लिए टमी जगह भी तो होनी चाहिए। यार हमने प्यार से कहते हुए उसके लिए कुर्सी खींची तो अभी ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसका शहजादा उसे शहजादियों की तरह ट्रीट कर रहा था तो वो क्यों ना उसका भरपूर फ़ायदा उठाती। बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की जानिब आई थी, लेकिन हाथ में ज़्यादा सामान होने की वजह से वो उसे दरवाजे पर रुक गई। खाने पीने की अशिया होने की वजह से वो इन्हें ज़मीन पर नहीं रख सकती थी, जिसकी वजह से उसे फ्लैट का दरवाज़ा खोलने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इससे पहले कि मैं सुमित शाफ के लिए फिर से नीचे जाती, उसे सामने सीढ़ी से दरक आता नजर आया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। यकीन मानो मुझे इस वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत थी, क्या तुम मेरे लिए उससे होल्ड करोगे? वो अपना सामान उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। दरक जो उसे नज़रअंदाज किया आगे बढ़ने ही लगा था, उसके इस तरह से सामान ज़बरदस्ती पकड़ाने पर उसे रोकना पड़ा।
कहाँ गायब रहती हो तुम? वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, तुमने शोनो को सँभालने में मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मैं दोबारा फ्लैट पर नहीं आ नहीं सकी। वो क्या है ना, शार्फ रोज़ ऑफ़िस के लिए लेट हो जाता है और हमारा घर भी काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फ्लैट खुलवा लेती हूँ। और अब तुम जानते हो कि गर्मी भी हो रही है, तो इस साइड पर गर्मी भी बहुत हो गई। यहाँ समुद्र के करीब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। क्या ख़्याल है तुम्हारा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो उसे ज़बरदस्ती का दोस्त बनाते हुए कह रही थी, जबकि दर्क ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जैसे अपनी जान छुड़वाना चाहता हो। बड़ी बेमरवत हो तुम। एक बार फिर शोनो का ख्याल ही पूछ लो तो तुम्हारा दोस्त था मासूमा, जो कब से अपनी बातों में मगन उसके पास खड़ी बोले जा रही थी, फिर रुक कर कहने लगी, तुम्हारी दोस्त बीमार थी ना, अब वो कैसी है? वो खड़ूस अंदाज में बोला तो मासूमा का मुंह बन गया। माशाल्लाह से अब ठीक है, शुक्र है तुम्हें याद तो है कि मेरी दोस्त बीमार थी। तुम्हारा दोस्त भी ठीक है, वो मेरी दोस्त का बेबी है। और बेबी का मतलब समझते हो ना, बच्चा। उसके शोर उससे बहुत चिढ़ता है, लेकिन रूह के लिए शोनो बहुत अहम है, इसलिए वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। जब वो बीमार थी तब भी वो मेरे पास रहा। दर्क मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। वैसे तुम एक बहुत अकड़ू मगरूर प्लस खड़ूस टाइप इंसान हो, लेकिन इसके बावजूद भी शोनो तुम्हारे करीब चला गया। एक बात बताऊँ, वो कुत्ता आसानी से किसी के पास नहीं जाता। तुमने उसका बहुत ख्याल रखा, इसलिए मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए अकेले वो सब हालात मुश्किल थे बहुत। तुमने सच में मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हो काफ़ी लेट तुम्हें थैंक यू कर रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि तुम ना जाने कहाँ गायब हो जाती हो, महीनों नज़र नहीं आती। अब देखो ना, जिस दौरान तुम गायब थे उस दौरान मेरी शादी भी हो गई, वरना मैं अपनी शादी पर ज़रूर इनवाइट करती। बहुत बातें करती हूँ मासूमा, शादी मुबारक हो। और मैंने ज़ुबी को संभाल कर, मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्त के शोनों को संभाल कर तुम पर कोई एहसान नहीं किया था। मुझे जानवरों से लगाव है, खासकर छोटे जानवरों के साथ। अपने दोस्त का ख्याल रखना। और ज़ुबी मेरा मतलब शोनो का भी। वो उसका सामान उसके हाथ में देते अपने फ्लैट की तरफ बढ़ चुका था, जबकि मसूमा को आज भी पहले दिन की तरह ही इंतहा का खड़ूस और अकड़ू लगा था, लेकिन फिर भी इसने शोनो को संभालने में इसकी मदद की थी जब रूई आरम से नाराज़ होकर पाकिस्तान जा चुकी थी। ऐसे में शोनो की जिम्मेदारी मसूमा पर आ गई थी, और फिर उस हादसे के बाद शोनो उसकी बिल्कुल कोई बात नहीं मानता था। वो रूह को मिस करता था, हर वक्त उदास रहता था। ऐसे में दर्क ने बहुत साथ दिया था, वो शोनो को अपने साथ लेकर चला जाता। और फिर जब वो उसे लेकर आता तो शोनो फ्रेश होता। और ये बात सिवाय शार्फ के और किसी को पता नहीं थी कि शोनो को संभालने में दर्क ने उसकी मदद की है, क्योंकि ये लड़का उनके लिए अनजान था। वो कौन था, क्या करता था, मासूमा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी, और शायद वो कभी दर्क के साथ बात भी नहीं करती, लेकिन उसकी काली आंखें उसे बिल्कुल रूह जैसी लगती थी, बस इसलिए वो उससे बात कर लेती थी। इसने एक दो बार दर्क को बताया भी था कि उसकी आंखें उसके दोस्त से मिलती हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह खड़ूस सी शक्ल बना देता, तो मासूमा भी नज़रअंदाज कर देती। क्या कह रहा था तुम्हारा ये खड़ूस दोस्त? क्यों रोका हुआ था उसे दरवाजे पर? शार्फ ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। अरे मैंने नहीं रोका हुआ था, सामान होल्ड करने के लिए कोई नहीं मिला तो सोचा उससे थोड़ी मदद मांग लूँ। और वो मेरा दोस्त नहीं है समझने में, सिर्फ उसकी थैंक यू बोल रही थी। इसने सुशोनों का बहुत ख्याल रखा था। इसके बाद वो कहीं गायब हो गया, आज नज़र आया तो थैंक यू बोल दिया, बस और कुछ नहीं। वो सामान को टेबल पर रख रही थी, जो कि शार्फ को दरवाज़ा बंद करते अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ आराम से बैठ गई हो, उठो सफाई करवाने में मेरी मदद करो। अब से हम यहीं रहेंगे, तो ये जगह ठीक से साफ़ होनी चाहिए, तुम्हारी तरह गंदगी में नहीं रह सकती। मैं वो उसे घूरती हुई कहती उठने का इशारा कर रही थी, जबकि शार्फ मोहब्बत पाश नज़रों में से उसकी तरफ देखने लगा। शार्फ, कसम से अगर तुम्हारी नीयत ख़राब हुई ना तो इतने जूते मारूंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बदतमीज़ आदमी, खबरदार जो मुझे ऐसी नज़रों से देखा। ऐसे कैसे नज़र जाने मन, मेरी नीयत तो बहुत साफ़ है। वो उसके करीब आते हुए उसके कमर में हाथ डाल चुका था। शार्फ, मुझे बहुत काम है, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। वो उससे फासला कायम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शार्फ की नीयत मुकम्मल ख़राब हो चुकी थी। हम काम थोड़ी देर बाद भी तो कर सकते हैं डार्लिंग, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प कर दूंगा। वो उसे बाहों में उठाए बहके हुए अंदाज में बोला, तो मस्तूआ नज़र चुराकर बोल्ड सी बेबाक लड़की यहाँ आकर बिल्कुल छुई मुई बन जाती थी। मेरी आंटी बेड के नीचे से मत सफाई करें, वो साफ़ है, मैंने कल ही उसे साफ़ किया था। वो कुछ घबराई घबराई बोली, तो मेरी आंटी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। तो मैम, यार हम सर गुस्सा होंगे, मैं दोबारा कर दूंगी। वो मुस्कुराकर कहती बेड के नीचे से सफाई करने लगी, लेकिन इस बार उनके झाड़ू के साथ मेडिसिन भी बाहर आई थी, जिन्हें देखकर रूह की सांसें रुकने लगी। मैडम, आपने दवाई क्यों नहीं खाई? अगर यारम सर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। जानती है ना आप, मेरी को उर्दू नहीं आती थी, लेकिन रूह के साथ रहकर वो काफ़ी उर्दू सीख चुकी थी। आंटी प्लीज़ इनको मत बताइएगा, प्लीज़, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यारम ज़बरदस्ती खिलाते तो मुझसे नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने फेंक दी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, मैंने सिर्फ सुबह वाली फेंकी थी, इससे पहले सारी खाती हूँ। उसने मिन्नत करते अंदाज में कहा। जब यारम कमरे में दाखिल हुआ, मेरी खामोशी से यारम को देखती कमरे से निकल गई। रूह, मेरी जान, ये जूस पियो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे
हैंडसम से डिंपल वाले शोर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यारम प्यार से ग्लास उसकी तरफ ले जाता उसके मुंह से लगा चुका था, जबकि रूह परेशान थी कि मेरी के हाथ में मेडिसिन दिखने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। वो जो उसके गुस्से से खौफजदा थी, बेफिक्र होकर जूस पीने लगी, लेकिन जूस पीने के दौरान उसे अपने गले में कुछ उतरता महसूस हुआ। उसने यारम को देखा, वो ज़बरदस्ती गिलास उसके लबों से लगाए हुए था। रूह बहुत कोशिश के बावजूद भी गिलास को हटा नहीं सकी और जूस ख़त्म होते ही यारम ने गिलास एक साइड पर रखा। बहुत ज़िद्दी हो गई हो मेरी जान, लेकिन क्या है ना तुम्हारी यारम को, तुम्हारी रग रग की खबर है। तुमने वो मेडिसिन बेड के नीचे फेंकी, जूस में डालकर तुम्हें पिला दी मैंने। आइंदा ऐसी हरकत मत करना वरना सख्त सज़ा दूंगा। प्यार से उसके गाल खींचता अपना लैपटॉप उठाए कमरे से बाहर निकल गई, और जबकि रूह पैर पटकती रह गई। वो सब लोग इस वक्त यारम के घर पर थे। सारम अपने दोनों बच्चों और उर्वा के साथ बिन बुलाया मेहमान था, जबकि हिजर और लैला को खुद यारम ने इनवाइट किया था, और शार्फ और मसूमा को रूह ने। ये अच्छा मौका था एक साथ वक्त गुजारने का। रूह को फिलहाल कोई भी हैवी चीज़ देने से मना किया गया था, लेकिन यारम उसकी फेवरेट चीज़ें उससे दूर करके वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले ही उसके डॉक्टर से मशवरा कर लिया था। अब रूह पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, और यारम ने फैसला किया था कि वो उसके ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर कहीं घूमने जाएगा, ताकि वो अच्छा महसूस करे और अपनी नई ज़िंदगी को खुलकर जिए। उसका सारा ध्यान कब से सिर्फ रूह पर ही था, जिसके मासूमियत ने उसे महफिल को चार चांद लगाए हुए थे। वो कभी शोनों से बात करती तो कभी लैला को मामी कहकर छेड़ती, कभी शार्फ के सामने कोई ना कोई शर्त रख देती। उसकी ये सारी शरारतें और सारम के साथ भी जारी थी। इन सब में अगर कोई खामोश और कुछ परेशान था तो वो हिजर था। वो नोट कर रहा था कुछ दिन से हिजर कुछ परेशान परेशान रहता है, और यारम को ये मशवरे भी देता है कि वो रूह को अपना आदी ना बनाए, ये जानने के बावजूद भी कि रूह उसके जिस्म का नहीं बल्कि रूह का हिस्सा है। 2-3 बार तो यारम उसे झिड़क भी चुका था कि अपने काम से मतलब रखो, मेरी और रूह की पर्सनल लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। न जाने हिजर के दिमाग में क्या चल रहा था, आजकल उसके पास यही सब बातें होती करने के लिए जिनसे यारम को अच्छा खासा गुस्सा आ जाता। वो जानता था कि हिजर कभी भी उसका बुरा नहीं सोचता, वो उसका बेहतरीन दोस्त है और बचपन से उसके साथ है, लेकिन वो रूह के लिए सब कुछ क्यों बोल रहा था, जबकि वो जानता भी था कि वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी जान है। वो कैसे कह सकता है कि रूह को अपना आदी मत बनाओ, उसे लड़ना सिखाओ, दुनिया का मुकाबला करना सिखाओ। वो क्यों उसे दुनिया के सामने का मुकाबले के लिए छोड़ दे, वो क्यों कोई मुश्किल उस तक आने दे, जबकि रूह के सामने उसकी हर तकलीफ सहने उसकी हर मुसीबत का सामना करने के लिए वो खुद खड़ा है। जब वो खुद अपनी रूह का मुहाफिज है तो वो इस दुनिया से लड़ना क्यों सिखाए। उसकी रूह तो बस अपने याराम से लड़ना जानती थी। रूह से पहले उन लोगों की ज़िंदगी क्या थी, आज एक जगह से बुराई को मिटाया, कल दूसरी जगह से मिटाया, आज एक शख्स का गला काटा, कल दूसरे की जान ली। ये सब तो था उन लोगों की रूटीन। रूह से पहले उनकी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं की, वो कहने के दोस्त थे, एक दूसरे के साथ थे, एक टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस तरह मिलजुल कर बैठना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, ये सब तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। ये सब कुछ तो रूह के आने के बाद शुरू हुआ। रूह के हाथ की बनी चाय सबको पसंद थी। उस रोज़ रूह ने उन्हें पहली दफ़ा घर इनवाइट किया और फिर ये सब उनका मामूल बन गया। हिजर लैला से मोहब्बत करता था, न जाने वो अपनी मोहब्बत कितने सालों तक अपने सीने में दबा के रखता, पर लैला को शायद कभी पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा ना हुआ। उनके नसीब में एक दूसरे का साथ था जो मिला। शार्फ ने अपने जज्बात का इजहार मसूमा के सामने किया, और मसूमा ने उसके जज्बात का एहतराम करते हुए उसकी मोहब्बत को कबूल किया। उन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे। उनकी ज़िंदगी में उनके हमसफ़र होंगे, बच्चे होंगे, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी थी उन सब की। कानून और जुर्म के खेल में यारम और सारम की दोस्ती कहीं खो सी गई थी, और वह जिसे वो अपनी बहन कहता ही नहीं बल्कि दिल से मानता था, उससे मिले हुए उससे साल गुजर गए थे। लेकिन रूह के आ जाने से सब बदल गया। उसकी दोस्ती, उसके रिश्ते सब वापस आ गए। वो अपने आस-पास के लोगों के जज़्बात को समझने लगा, और ये सब कुछ हुआ था उसकी रूह की वजह से। वो रिश्तों में जीने वाली, रिश्तों को समझने वाली लड़की उसे जीना सिखा गई थी, और अब हिजर चाहता था कि वो उसे दुनिया से मुकाबला करने के लिए अकेला छोड़ दे, लेकिन यारम इतना खुदगर्ज़ नहीं था। वो रूह के लिए जान बे दे सकता था, और किसी की भी जान ले भी सकता था। ये लड़की उसके जीने की वजह थी, जिसके बगैर उसने जीने का सोचा भी नहीं था, और अब यही बात वो खिज़र को समझाना चाहता था। फ़िलहाल तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक खिज़र को हुआ क्या, वो क्यों ये सारी बातें कर रहा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो खुद भी काफ़ी उलझा लग रहा था। आखिर कौन सी चीज़ थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी, उसकी परेशानी की वजह बनी हुई थी। वो हिजर जो कल तक उसे रूह का ख्याल रखने, उसके पास रहने की हदायत करता था, आज से दुनिया से लड़ने का मशवरा दे रहा है। इस वक्त भी वो बाहर अकेला खड़ा न जाने क्या कह रहा था।
यारम ने एक नज़र सबको देखा और फिर खामोशी से गैर महसूस अंदाज में उठकर बाहर निकल गया। तुम यहाँ बाहर अकेले क्या कर रहे हो हिजर? सब लोग अंदर हैं, जबकि तुम यहाँ आसमान में शायद तारों को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ बोला। कल तक वो उस पर गुस्सा था, लेकिन अब उसका गुस्सा उतर चुका था। कुछ नहीं, बस अंदर मौज मस्ती में लगे हुए हैं, तो सोचा थोड़ा मौसम इंजॉय कर लो। हिजर ने मुस्कुराते कहा, बहुत अच्छी बात है, चलो मिलकर मौसम इंजॉय करते हैं, साथ में कुछ बातें भी हो जाएंगी। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? हिजर मुस्कुराया था। जानता था यारम उसके पास ज़रूर आएगा। तुम जानती हो हिजर, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो सारा फतूर तुम्हारे दिमाग में किस तरह से आया। वो बात को उलझाने का आदी नहीं था, सीधी और साफ बात करता था। मैं जानता हूँ यारम, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने तुम्हें जो बताया था वो अब भी कहता हूँ। तुम रूह को अपना आदी बनाकर गलत कर रहे हो। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझते हो। तुमने कभी नोट किया है, रूह आजकल वो बिल्कुल किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बिहेव करती है। अपनी पसंद की चीज़ ना मिलने पर वो बेचैन हो जाती है। तुम्हें घर आने पर ज़रा सी देर हो जाए तो पागलों की तरह पूरे घर में घूमती है। तुम्हारे बगैर बाहर नहीं निकलती, तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती, तुम्हारे बगैर सोती नहीं। जब तक तुम उसके सामने नहीं आ जाती उसे चैन नहीं मिलता। तुम जानते हो कि वो इस घर से बाहर मेरे घर तक अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि डरती है। वो इसमें हिम्मत नहीं है। एक जगह पर कुछ लोगों को देखकर वो उनके करीब से नहीं गुजरती। न जाने उसे क्या कह देंगे, क्या करेंगे। हिम्मत नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। स्कूल के बाद कॉलेज का माहौल उसने देखा नहीं देखा। पढ़ाई में इतने अच्छा होने के बावजूद वो 4 क्लासेस नहीं पढ़ सकी। तुम गौर करो, वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है यारम। तुम्हारी मोहब्बत उसे बहादुर नहीं बुज़दिल बना रही है। यह हकीकत है यारम कि वो लड़की जो दुबई के डॉन की बीवी एक बुज़दिल लड़की है। वो खुद से नहीं लड़ सकती, यहाँ तक कि वो खुद से अकेली बाहर नहीं जा सकती। तुम उसके सहारा बन चुके हो यारम। उसे लगता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ में तुम उसके साथ हो, कि वो जहाँ भी जाएगी, जैसे भी जाएगी, तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। वो अपनी रूह में से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, जब यारम ने उसकी बात काटी। हाँ, ये सच है हिजर, मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। मैं हमेशा रूह के साथ रहूँगा। अगर वो डरती है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं खुद उसे लड़ूंगा उसके लिए। मैं मुकाबला करूंगा दुनिया का, ना कि रूह को उस भीड़ में तनहा छोड़ दूंगा। हिस्सा की बात काटते हुए वो बोला, और अगर कल तुम ना रहे तो? फ़र्ज़ करो कि अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो रूह का क्या होगा? कल तुम पर मैं जानता हूँ वो बहुत थोड़ी सी मकदार थी, लेकिन वो ज़्यादा भी तो हो सकता था। जब तुम पर कल वो तेज़ाब गिरा, यार एक हफ़्ता पहले तुम्हें गोली छू कर गुजरी, वो गोली तुम्हारे सीने पर भी लग सकती थी ना। हम मौत का खेल खेलते हैं, ज़िंदगी नहीं, मौत हमें अपने साथ लेकर चलती है। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, आज नहीं तो कल हमारी मौत बरकरार है। तुम शार्व अब तनहा नहीं है, मैं तुम शार्व अब तनहा नहीं है। तो हमारे साथ हमारी फैमिली है, हमें खुद से पहले उनकी फ़िक्र करनी है। लैला एक बहादुर लड़की मेरे बाद जी लेगी, डट कर दुनिया का मुकाबला कर लेगी। और मासूमा को भी हम कम नहीं समझ सकते, वो भी लड़ना जानती है, अपने दफ़ा कर सकती है। लेकिन तुमने कभी रूह को देखा है यारम? वो लड़की तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती, तुम्हारे बगैर जीना तो दूर की बात। तुमने उसे अपना इस हद तक आदी बना लिया है कि वो तुम्हारे अलावा कुछ सोचती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ दो, लेकिन उसे इस दुनिया से मुकाबला करना सिखा दो। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी भी कुछ हो, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं यार। मेरी बच्ची रुल जाएगी। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए हमेशा से वहाँ से निकल गया, हमेशा की तरह, जबकि ये आदम को गहरी सोच में डाल गया।